जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 91 है और इसके पहले हम लोग 90 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 7 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। तो चलिए इन सारे प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करता हूं। और आप लोग इसके पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहने वाला है। ये पहला प्रश्न पूछा गया है, कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। देखिए, जीवन में जब भी आपको कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न दिख जाए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कथन के अकॉर्डिंग यदि निष्कर्ष दिया हो तो वैसा निष्कर्ष सही हो जाता है। अब देखिए, वैसे यहाँ पर कथन में क्या दिया गया है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की से शादी करना उचित है। कथन में साफ साफ कहा दिया गया कि 18 वर्ष या उससे अधिक एज के गर्ल से शादी करना उचित है। अब यहाँ पर दिया गया है 2 निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, इस आयु में लड़की माँ बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो जाती है। देखिए, ये जो निष्कर्ष है, ये जो कंक्लूजन है, कथन के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पर ये निष्कर्ष सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 देखना भाई, नंबर 2, लोग डर की वजह से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी नहीं करते हैं। अब देखना भाई, कथन में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक के गर्ल से शादी करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कम का बात हो गया। कम के बारे में कथन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि 18 वर्ष कि कम के गर्ल से शादी नहीं करते हैं लोग डर की वजह से। इसलिए यहाँ पे कन्फर्म है कि यह जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्लियर? तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे सही है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऑप्शन 1 निष्कर्ष, और यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 और यहाँ पे 2 दोनों ही पालन करते हैं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 2 देखिएगा, ये सही है। यहाँ पर ये केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। वैसे ऑप्शन 3 नहीं होने वाला है, ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न होगा वह इस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है। देखिए, R को लिखा गया है I और A को Z। देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक है ना, वह लॉजिक अपोजिट वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिए, R का I हो गया और A का Z हो गया, तो T का यहाँ पर G हो गया है और E का यहाँ पर B हो गया है। तो उसी प्रकार से मुझे ये जो फंड है, फंड के हर एक लेटर के अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर F है तो F का अपोजिट U हो जाता है, और U तो U का F, N का M और D का W। तो यहाँ पे कितना आ गया? UFMW। देखिए, यह दिया गया है, ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऑप्शन 3 में भी नहीं है, ऑप्शन 4 में है UFMW। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न में आपको काउंटिंग करना है कि यहाँ पर कितना स्ट्रेट लाइन है। सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितना स्ट्रेट लाइन है आपको ये काउंट करना है। बहुत इजी प्रश्न ऐसा हो जाता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसे काउंट करता हूँ। देखिए, ये 1 हो गया और फिर इसके बाद ये 2 हो गया। क्लियर? अब देखना, ये 3, 4 और ये 5 और ये 6 हो गया। ऐसे तो यहाँ पर 6 हैं। अब आगे आना, अंदर वाला देखना, ये 1 और ये 2, 3, 4 और फिर ये 5 हो गया और फिर ये 6 हो गया। अंदर से 6 हो गया तो 6 6 12, यानी कि इसमें न्यूनतम जो संख्या है स्ट्रेट लाइन का वह 12 है। अब देखना 12 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्त पूछा गया है। ये प्रश्न वैसे क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, असंगत वाला। यहाँ पर ये ऑप्शन 1 में पाना है, और ये ड्रिल हो गया, और ये पेचकस हो गया, और यहाँ पर ये हैंगर हो गया। देखिए यहाँ पर फिक्स है कि यहाँ पर ये हैंगर, ये असंगत यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका यूज करते हैं किसी को खोलने के लिए या खोदने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो हैंगर है इसका यूज होता है कपड़े को टांगने के लिए, इसलिए स्पष्ट है कि यहाँ पर जो हैंगर है यह असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ये भी प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है, और इसमें जो लॉजिक है वह लॉजिक यहाँ पर ज्यों का त्यों वाला है। तो भाई इसमें कर लो। यहाँ पर देखिए इसका कोड यह दिया गया है, इसका कोड यह दिया गया है, हमें इसका कोड निकालना है। तो R है तो R का यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। A है, A का 3 हो गया, देखिए A का 3 है। T है तो T का देखिए T यहाँ पर लगता है इधर है, देखिए ओफो T यहाँ पर, रुको हल्का से मुझे इसको जूम करना पड़ेगा भाई, वो ऐसे देखना यहाँ पर। ये R का 5 हो गया, A का 3 हो गया, देखिए T का यहाँ पर 9 है तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, डबल T है इसलिए, और E का 1, और फिर L का देखिए L यहाँ पर है तो L का 8 हो जाएगा। तो भाई कितना आ गया, 53, 99, 18 आ गया। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 1 में 53, 99, 18। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है। ये भी प्रश्न हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। मुझे इस प्रश्न को भाई छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे होगा प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक सेवा प्रदाता द्वारा 4 लड़कियां राधा, नीता, मोहिता, ज्योति को एक क्रम में सेवाएं प्रदान की जानी है। हालांकि इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं। अब देखिए यहाँ पर ये शर्तें स्टार्ट हो गया है। पहली बात, यहाँ पे 4 गर्ल हैं, राधा, नीना, मोहिता और ज्योति हैं। इनको एक क्रम में सेवा प्रदान की जाती है। जैसे मैं मान लिया कि इनका क्रम यहाँ पर इस प्रकार से है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 4। अब फर्स्ट पर किसको, सेकेंड पे किसको, थर्ड पर किसको, फोर्थ पर किसको, ये फिक्स नहीं है। अब देखना यहाँ पर शर्तें यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मोहित और ज्योति को एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान नहीं की जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोहित और ज्योति एक दूसरे के आसपास नहीं आएगी। इसका मतलब ये कहने का मतलब हमारा है कि यदि 1 पर मोहित हो गया तो 2 पर ज्योति नहीं आएगी। उसी प्रकार से 2 पर ज्योति हो गई तो 3 पर मोहिता नहीं आएगा। ओके, अब देखिएगा अगला यहाँ पर लाइन क्या दिया गया है। नीना को तीसरे स्थान पर सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है। नीना थर्ड पर नहीं आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राधा और नीना को एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि जो राधा हैं और जो नीना हैं को एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान की जानी चाहिए। अब देखना यहाँ से ये पॉइंट से स्पष्ट हो गया कि राधा और नीना को मैं कहाँ पर बैठा सकता हूँ भाई, इसको सेकेंड पे और थर्ड पे बैठा सकते हैं। लेकिन साफ साफ कहा गया है कि थर्ड पर नीना नहीं आएगी, तो फिक्स हो गया कि सेकेंड पर नीना को मैं बैठा देता हूँ और थर्ड पर राधा मैडम यहाँ पे आकर बैठ जाएगी। ये तो फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसके बाद भाई, मोहित और जो ज्योति हैं वह एक दूसरे के बाद नहीं बैठेगा। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि यदि मोहित को मैं यहां बैठाता हूं तो भाई ज्योति को हमें यहां बैठाना पड़ेगा। और यदि ज्योति को यहां बैठाना पड़ेगा तो मोहित को यहां बैठाना पड़ेगा।
ये दोनों आइदर में हो जाएगा, मोहित ज्योति मोहित ज्योति। क्लियर, इनका स्थान फिक्स नहीं हो पाएगा। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। ये आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। ऑप्शन 1 देखना भाई, राधा को तीसरे स्थान पर सेवा प्रदान की जाएगी। देखिए ये फिक्स है कि राधा को थर्ड स्थान पर सेवा प्रदान की जाएगी, इसलिए यह यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2 यहाँ पे चेक कर लेना भाई, ज्योति को सबसे पहले सेवा प्रदान की जाएगी। देखिए ये कहना फिक्स नहीं है कि ज्योति को फर्स्ट स्थान पर सेवा प्रदान की जाएगी, क्योंकि आइदर में है मोहिता या ज्योति। क्लियर, अब देखना इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 पे आना, मोहिता को सबसे पहले, ये भी भाई यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऑप्शन 4 आना, मोहिता को सबसे पहले सेवा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। देखिए ये भी कहना फिक्स नहीं है, क्योंकि आइदर में है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, सही यहाँ पे हुआ ऑप्शन 1, राधा को तीसरे स्थान पर सेवा प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से ये पजल यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये भी प्रश्न क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वैसे ये बच्चा वाला प्रश्न है। ये पिन कोड हो गया, ये पार्सल हैं और ये पत्र हैं और ये पोस्ट कार्ड हैं। तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वह पिन कोड यहाँ पे हो जाएगा। ये क्लियर है, स्पष्ट है, पार्सल नहीं होगा। आप देखो पार्सल, पत्र और यहाँ पे पोस्ट कार्ड नहीं होने वाला है। वैसे इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, अब देखिएगा अगला प्रश्न ये पूछा गया है, ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से यहाँ पे बनने वाला है। देखिएगा ये जेड को यहाँ पर बी लिखा गया। देखिए तो यहाँ पर 2 प्लस हो गया, बी का स्थान क्या होता है 28 होता है। अब देखिए बी को यहाँ पर एक्स किया गया है, तो यहाँ पर -4 हो गया और एक्स को डी किया गया है। डी का स्थान 30 यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पर +6 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए पहला में +2 हुआ है तो -4 हो गया। अब देखो यहाँ पे +6 हुआ है, तो कन्फर्म है कि डी में -8 करना पड़ेगा। क्लियर, देखिए डी में -8 करेंगे, डी का स्थान 30 होता है, तो भाई यहाँ पर भी आएगा। अब बताओ भाई भी का अपोजिट क्या होता है, भी का अपोजिट ई होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए जेड का अपोजिट ए है, बी का वाई है, एक्स का सी है, डी का डब्ल्यू है, इसलिए भी का ई हो गया। क्लियर, देखिएगा इसका ऑप्शन यहाँ पे 1 जाने वाला है, भी ई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ऑप्शन 1 में दिया गया है इक्का है, ऑप्शन 2 में घोड़ा और ऑप्शन 3 में ये फयादा है और ऑप्शन 4 में ये ऊंट है। तो देखो यहाँ पर जो विषम होगा वह इक्का यहाँ पर हो जाएगा। अब भाई क्यों, क्योंकि देखिए जो इक्का है यह ताश के पत्ते का नाम है, इक्का। तो देखो यहाँ पर ताश का पत्ता यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए स्पष्ट है कि इक्का यहाँ पर ये विषम हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, अब देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है और यहाँ पर जो है प्रश्न वह इस प्रकार से हैं, ये फल हैं और ये खट्टे फल हैं और ये संतरा हैं। ये भी इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले ये संतरा यहाँ पर होगा और उसके बाद खट्टे फल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये फल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाला है इसका डायग्राम। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर, ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न रैंकिंग का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मुझे छोटा करना पड़ेगा जी। ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि 4 लोगों के एक समूह में ए जो है बी से बड़ा है। अब भाई ए क्या है बंदा, ये ए जो बंदा है ये बी से बड़ा हो गया। क्लियर, डी जो है बी से छोटा है, डी क्या है बी से छोटा हो गया, और सी डी से बड़ा है। जो सी है वह डी से बड़ा है किंतु बी से छोटा है, अर्थात जो सी हो गया
वह बी और डी के बीच में हो गया, यानी कि बीच बिचवा हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा भैया यहाँ पे कौन है। स्पष्ट है कि डी यहाँ पर हो जाएगा। इजी प्रश्न है, डी दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अब देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ये प्रश्न यहाँ पर हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं, देखिएगा कथन एंड धारणा का प्रश्न है, यानी कि पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो पॉसिबिलिटी कथन में निहित तो हो। कथन दिया गया है इस प्रकार से, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। इस स्टेटमेंट को दिया गया है शिक्षा मंत्री के भाषण का एक ये अंश है। अंश क्या है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। अब देखना भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1, केवल छोटे बच्चे को ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अब देखो भाई, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी पॉसिबिलिटी में केवल शब्द दिख जाए तो वह पॉसिबिलिटी सही हो ही नहीं सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी भाई यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको साफ नहीं पढ़ना है, दिमाग पे साफ, टेंशन साफ नहीं, केवल दिख गया पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया। अब देखना यहाँ पे नंबर 2, बड़े बच्चों को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। देखो भाई ये क्या, नैतिक एजुकेशन की आवश्यकता हर एक बच्चे को होती है, ठीक है ना। इसलिए ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी भाई ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग है, नंबर 1 भी और यहाँ पे नंबर 2 भी। इसलिए भाई यहाँ पे उत्तर क्या जाने वाला है, देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर। देखिएगा ये ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है और ऑप्शन 3 भी यहाँ पे नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा, ये नाइदर वाला, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, आपको इसमें ऑपरेशन करना है। चलो भाई इसमें ऑपरेशन यहाँ पे कर देते हैं, क्या दिक्कत। देखो यहाँ पर देखिए, P का अर्थ प्लस है, S का अर्थ घटाव है, M का अर्थ गुना है और D का अर्थ यहाँ पे डिवाइड है। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 3 है तो 3 + 2 होगा और M गुना 3, S है तो S का घटाव 6 हो गया, D का भागा यहाँ पर 2 हो गया। तो इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और ये गुना कर लो। देखो ये 6 हो गया और 3 प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, ये कर लो। यहाँ पर देखो ये कट के हटा, यानी कि यहाँ पर 6 आके यहाँ पर सट गया। तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है 6, और देखिए 6 दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया वही प्रश्न है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इक्वेशन के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए क्या करना होता है, आपको बारी बारी से ये चारों ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में इक्वेशन जो है बैलेंस हो पाती है, यानी कि LHS बराबर RHS से हो पाएगा। देखिएगा इसमें प्लस और गुना को इसमें आपस में चेंज करना है और 3 और 2 को भी आपस में चेंज करना है। मैं देखता हूँ ऑप्शन 1 को, देखिएगा ऑप्शन 1 में देखिए ये 4 है और यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस को यहाँ पे चेंज करना है कि इसमें गुना में, तो यहाँ पर 1 मिनट देखिए 4 गुना यहाँ पर ये 6 होगा। अब देखते हैं डिवाइड है, डिवाइड को ज्यों कहते हैं 3 को 2 में चेंज करना है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और देखो घटाओ यहाँ पे ज्यों कहते हैं होगा, देखिए 3 को 2 में हो गया और गुना को प्लस में, तो प्लस यहाँ पर देखो 2 के 3 में ये हो गया और यहाँ पे होगा 13। देखना है कि LHS से RHS की इक्वल है कि नहीं है। देखो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो गया और ये 4 12 हो गया, क्लियर। 12 में से 2 गया 10 आ गया और देखो 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। तो स्पष्ट है कि LHS बराबर RHS यहाँ पे हो जा रहा है। इसलिए क्लियर हो गया कि ऑप्शन 1 में दिया गया ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है।
देखिएगा यहाँ पर जो पैटर्न होने वाला है वह पैटर्न इस प्रकार से होगा। देखिएगा ये 14 को लिखा गया है 41, तो यहाँ पर प्लस 27 किया गया है, 41 को 86 प्लस 45 किया गया है। अब देखो यहाँ पर ये व्हाट है, तो भाई यहाँ पर क्या प्लस करूँ, ये अभी फिक्स नहीं है। अब देखिए 230 को किया गया है 329, तो यहाँ पर जो प्लस किया गया है, यहाँ पर प्लस किया गया है 99, ये 70 20, हाँ ठीक है 99 यहाँ पर प्लस हुआ है। अब देखना भाई इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, ये 27 है, इसको लिखा गया 45, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर 18 प्लस हो गया। अच्छा मैं सोचता हूँ कि मैं 45 में मैं 18 प्लस में करूँ, देखिएगा तो 45 में 18 प्लस करने के बाद 63 आएगा, तो मैं यहाँ पे 63 में प्लस करता हूँ 86 में, तो देखो 6 3 9 हो गया और 8 6 14, यानी कि 149 हो गया, यानी कि व्हाट के स्थान पे 149 आ गया। अब ये उत्तर होगा कि नहीं होगा, अभी ये फिक्स नहीं है, आगे आना अभी। अब देखना 149 में 149 और 230 का देखो बाबू डिफरेंट यहाँ पे कितना हो रहा है। देखिए इसका डिफरेंट यहाँ पे 81 हो गया। अब देखो ये जो 81 है 63 में 18 प्लस करने के बाद ये 81 आ गया ना। अब देखो 81 में जब मैं 18 प्लस में करूं तो यहाँ पर 99 भी यहाँ पर आ गया, तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि इस पैटर्न के अनुसार 149 ही व्हाट के स्थान पे फिलअप होने वाला है। क्लियर, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, देखिएगा। और ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से हैं और ऑप्शन 1 में दिया गया है 149, ऑप्शन 1, तो यही यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है, और ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर इसको मैं हल्का से इसको कर दूं यहाँ पर सेट। देखिएगा ये आर जो है पी का पिता है, आर कौन है, पी का पिता। देखिए ये आर हो गया और ये पिता है किसका, पी का पिता हो गया, और के का भाई है। और मीन्स क्या, तो ये फर्स्ट पर्सन जो आर है ये के का भाई हो गया। क्लियर, जहां के जो है डी की पुत्री और एस की भाभी है। देखो बाबू अभी इसको आपको अभी यहाँ पे हल नहीं करना, इसको अभी आप तुम यहाँ पे छोड़ दो, इसको आना यहाँ पर। यदि एस पी की माँ है, अब बताना भाई एस जो है पी की माँ है, अर्थात आर और एस यहाँ पे कपल हो गया, तो एस आर की पत्नी हो गई, यानी कि पी की माँ हो गई। अब देखना आपका प्रश्न यहाँ पे बन गया, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एस और आर के बीच में क्या संबंध है, तो पत्नी पति का संबंध है। एस पत्नी है और आर पति देव है, इसलिए स्पष्ट यहाँ पे हो गया पत्नी और पति। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। वैसे ये प्रश्न सिलोक का प्रश्न है। देखिए कथन यहाँ पे दिया गया है 2। कथन नंबर 1, सभी कैलेंडर चूहे हैं। भाई कैलेंडर क्या है, सभी जो कैलेंडर हैं ये चूहे हैं। ओके, अब देखना इसके आगे यहां पर ये नंबर 2, सभी चूहे क्या हैं, कुत्ते हैं। सभी चूहे डॉग हो गया। अब आना निष्कर्ष पर। निष्कर्ष नंबर 1, सभी कैलेंडर कुत्ते हैं। कैलेंडर और कुत्ते के बीच अल का केस बन गया। देखिए यहां पर कुत्ता ये है और कैलेंडर ये है। देखिए कैलेंडर और कुत्ता के बीच यहां पर भी अल का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया। नंबर 2 आना, कुछ कुत्ते कैलेंडर हैं, कुत्ते और कैलेंडर के बीच सॉम का केस बन रहा है। देखिए कुत्ता यहाँ पर है और कैलेंडर यहाँ पर है, तो देखिए इसके रिवर्स में यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये भी सही हो गया। यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही हैं।
नंबर 1 भी और 2 भी। देखते हैं इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। देखिएगा, ऑप्शन 1 तो भाई सही नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन जो 3 है ये यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न इजी प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है। कपड़ा, देखिए कपड़ा का जो संबंध है कमीज से है, कपड़ा कमीज से है, तो लकड़ी का संबंध किससे होगा? अब बताओ भाई, लकड़ी से क्या बनता है? राख बनता है, फर्नीचर बनता है, ये ट्राउजर बनता है, पेड़ बनता है। स्पष्ट है कि वो फर्नीचर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का, कथन एंड ये धारणा का प्रश्न है। अब देखो भाई, यहाँ पर कथन दिया गया है, ये हल्का सा प्रश्न को मुझे छोटा करना पड़ेगा जी। देखिएगा, चलिए यहाँ पे कथन दिया गया है, सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिया गया वक्तव्य है। मतलब सामाजिक जो कार्यकर्ता है वह कह रहा है, वह एक स्टेटमेंट दिया है कि सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए लोग को शिक्षित करना अति आवश्यक है। अब देखते हैं इसके संबंध में यहाँ पे 2 दिया गया है पॉसिबिलिटी, और कौन सी पॉसिबिलिटी सही है ये आपको बताना है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, शिक्षा सभी सामाजिक बुराइयों को शीघ्र दूर कर देगी। देखिए ये पॉइंट तो भाई कथन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि जो एजुकेशन है समाज के सभी बुराइयों को शीघ्र मतलब जल्दी दूर कर देगी। दूर कर देगी लेकिन जल्दी नहीं भाई, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्लियर? नंबर 2 आना, सभी अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों में लिप्त होते हैं। अब देखो ये भी कहना फिक्स नहीं है दोस्त। देखिए कथन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि सभी अशिक्षित जो व्यक्ति हैं वह सामाजिक बुराइयों से लिप्त होते हैं, इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी कोई यहाँ पे सही नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग है, नंबर 1 भी और 2 भी। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार से दिएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये रहा आपके सामने, ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। देखिए ऑप्शन 1 भाई नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला। देखिए और ये ऑप्शन 3 सही है, ये नाइदर वाला, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। क्लियर? ऑप्शन 4 तो वैसे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये भी लैंग्वेज के बेस पर प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, इस दुकान में मौजूद अधिकांश हाथ घड़ियां महंगी हैं। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए इस स्टेटमेंट में कहा गया कि इस दुकान में मौजूद हाथ की घड़ियां, मतलब अधिकांश हाथ की घड़ियां महंगी हैं। अधिकांश हाथ की घड़ियां महंगी हैं, इसको कहने के पीछे यह रीजन है कि कुछ वैसी भी घड़ियां हैं जो सस्ती भी हो सकती हैं और कुछ ऐसे भी घड़ियां हैं जो महंगी हैं। भले मैक्सिमम महंगी घड़ियां हो लेकिन कुछ वैसे भी वॉच हैं जो सस्ती हैं। आपको बताना है कि ये ऑप्शन में दिया गया, ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा निष्कर्ष सही है? ऑप्शन 1 में देखिएगा, कोई भी हाथ घड़ी सस्ती नहीं है, ये तो भाई साफ गलती हो गया। ऑप्शन 2 आइएगा, दुकान में सस्ती हाथ घड़ियां भी हैं, बिल्कुल सही। मैं आपसे कहा ना, दुकान में सस्ती हाथ घड़ियां भी हैं, इसलिए ये यहां पे सही हो गया। ऑप्शन 3 आना, महिलाओं की सभी हाथ घड़ियां महंगी हैं। भाई कथन में कहाँ कहा गया है कि महिलाओं की सभी हाथ घड़ियां महंगी हैं? ये तो भाई साफ रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 आना, इस दुकान में मौजूद सभी हाथ घड़ियां महंगी हैं, बिल्कुल नहीं, ये साफ रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। अगला प्रश्न, ये देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र बाएं सिरे से 9वें स्थान पर और दाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं, ये आपको बताना है। तो देखो जब भी रैंकिंग का ऐसा प्रश्न आता है, इसमें एक फार्मूला यूज होता है, बहुत बच्चे जानते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। टोटल हमें फाइंड करना है। देखिए लेफ्ट दिया गया है कितना 9 और राइट दिया गया है 12 और यहाँ पे -1 हो गया। अब देखो ये 12 9 21 हो गया, 21 में से 1 गया 20 आ गया, यानी कि जो टोटल जो घड़ी है, सॉरी टोटल जो पंक्ति में जो छात्रों की जो संख्या कितना हो गया, तो ये आपका 20 हो गया। ठीक है 20 हो गया। देखिए 20 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अब देखिएगा अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है। यहां पर कथन दिया गया है, कथन इस प्रकार से है, देखिएगा ये कथन नंबर 1 है, कुछ छात्र नर्तक हैं। मैं मान लिया कि जो कुछ जो छात्र हैं वह क्या हैं, नर्तक हैं, यानी कि देखो यहाँ पर कुछ ये छात्र हो गए, ये नर्तक हो गए। क्लियर? सभी नर्तक संगीतकार हैं, सभी जो नर्तक हैं वह क्या हैं, संगीतकार हैं। ओके, अब देखो भाई यहां पर दिया गया है 2 निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 देखना, कुछ छात्र संगीतकार हैं। छात्र और संगीतकार के बीच सम का केस बना है, यहां पर छात्र हैं और ये संगीतकार हैं। देखो भाई यहां पर भी सम का केस बना है, इसलिए सही हो गया, क्या दिक्कत है, हवा प्रश्न है। नंबर 2, कोई नर्तक छात्र नहीं है, यानी कि नर्तक और छात्र के बीच नॉन का केस यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे आओ भाई, ये तो नर्तक हो गया और ये छात्र हो गया। देखो यहाँ पर सॉम का केस बना है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ जी, निष्कर्ष नंबर 1। देखते हैं ऑप्शन इसका, देखिएगा ऑप्शन में ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला प्रश्न, देखो भाई अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें हल्का सा आपको ध्यान से इस प्रश्न को भाई करना पड़ेगा। देखिएगा यदि ए बी का पिता है, ए कौन है, बी का पिता है। मैं मान लेता हूं कि ये ए है और ए पिताजी हैं बी का। क्लियर? जो सी का पिता है, जो मतलब क्या, बी, तो बी पिता हो गया किसका, सी का, और डी सी का इकलौता पुत्र है। अब भाई यहां पे देखो सी का लिंग यहां पे फिक्स नहीं है, शायद आगे फिक्स हो जाए। सी का पुत्र कौन है, डी है, ये तो फिक्स हो गया आगे। और सी की पत्नी एफ है, यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि सी यहाँ पर मेल है और इसका शादी हुआ है एफ के साथ, तो ये फीमेल हो गई। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, डी का ए से क्या संबंध है। यहाँ पर डी है और यहाँ पर ए है, जो ए है वह डी को क्या कहेगा। देखिए जो डी को ए जो है वह पर पोता कहेगा। देखिए पर पोता भी कह सकते हैं या पर पौत्र भी कहा जाता है, पर पोता कहिए या पर पौत्र कहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ए का पोता कौन हुआ, तो पोता यहाँ पर सी हो गए, और ए का लड़का कौन हुआ, पुत्र कौन हुआ, तो यहाँ पर बी हो गया, और पर पोता कौन हुआ, तो डी हो गया। तो यहाँ पर एक पीढ़ी, देखिए 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4था पीढ़ी के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया था। क्लियर? चलिए देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, परपौत्र। अगला प्रश्न,
अब देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न एलॉजी का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। क्रिकेट है, यहाँ पे अंपायर है, क्रिकेट में अंपायर होता है, तो वॉलीबॉल में भाई क्या होता है? तो वॉलीबॉल में रेफरी होता है, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानते हैं इसका उत्तर। रेफरी दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है, और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, W को लिखा के देखो यहाँ पे 2 सीरीज यहाँ पे यूज हो रहा है, एक तो ऐसे और एक यूज हो रहा है ऐसे। क्लियर? अब देखते हैं इसमें पैटर्न क्या है। W को किया गया U, तो यहाँ पर -2 हो गया, U को S -2, S को Q -2, तो Q में करेंगे -2 तो भाई यहाँ पे क्या आएगा? O आ जाएगा। अब आना ऊपर, G को F किया गया है, यहाँ पे -1, F को E -1, E को D -1, तो D में करना होगा -1, तो यहाँ पे C आएगा। तो कितना आ गया? OC। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या आपको किसी प्रश्न से जिंदगी आपका सुनसान हो गया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट को कन्फर्म आप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलता हूँ अगले सेट में बहुत जल्द। तो जय हिंद, वंदे मातरम।